तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सोनेट। तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138 को स्टार्ट करने से पहले हमें सोनेट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं कि सोनेट क्या है। अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम। देखिए, सोनेट एक 14 लाइन की पोएम है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, जिसमें 10 सिलेबल होते हैं हर लाइन में, और जिसमें अल्टरनेट अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड बीट हमारी आती है। यानी कि एक पोएम होगी जिसमें टोटल 14 लाइन्स होंगी और उसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये जो वर्ड है सोनेट, ये सोनेटो से आया है। एक इटालियन वर्ड है सोनेटो, वहाँ से जो है इस वर्ड को लिया गया है सोनेट, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या फिर साउंड। इसको साउंड भी कहा जाता है। सोनेट जो है हमेशा किस तरह की इसमें थीम ली जाती है, लव, टाइम, ब्यूटी, मोर्टैलिटी और ह्यूमन इमोशंस, ये सब जो है हमारे सोनेट में लिए जाते हैं। अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो सोनेट जो हैं वो सबसे पहले जो है कहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे, इटली में ओरिजिनेट हुए थे। तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो इन्वेंट किया था सोनेट को, जिसने लिखा था, इन्वेंट किया था, वो थे गियाकोमो डी लैंटिनी। उन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया था, लेकिन इटली में जो फेमस किया गया था वो थे पेट्रियार्क। तो इन्वेंट तो किया था गियाकोमो डी लैंटिनी ने, लेकिन इसको जो फेमस किया इटली में वो पेट्रियार्क था, और उन्हीं के नाम पे जो है इसको बोला भी जाता है पेट्रियार्कन सोनेट। अब इटली में फेमस करने वाले तो पेट्रियार्क थे, वो किस में लिखते थे, तो वो टोटल जो है 14 लाइन की पोएम लिखते थे। तो पहले की जो 8 लाइन होती थी उसको ऑक्टेव बोलते हैं, और लास्ट की जो 6 लाइन है उसको सेस्टेट बोलते हैं। तो पहले जो 8 लाइन होती है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाद की जो 6 लाइन होती है उसके अंदर आंसर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम टोटल जो हमारी 8 लाइन होती है, 8 लाइन के बाद जो हमारा पोएट है वो रुकता है, उसको बोलते हैं क्या, सेज्यूरा, जहाँ पे कोमा लगता है। 8 लाइन के बाद कोमा लगता है, उस कोमा को जो है सेज्यूरा बोला जाता है। और लास्ट की जो 6 लाइन है जिसमें रेजोल्यूशन या आंसर दिया जाता है, जो पहले की 8 लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको वोल्टा बोलते हैं। जिसमें वोल्टा का मीन्स होता है सडन चेंज इन थॉट में जो चेंज आता है, मीन्स पहले तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बाद में उस खुद ही उस बात का आंसर भी दे रहा है, तो उसका जो थॉट्स है वो चेंज होते हैं। तो थॉट्स जो चेंज हुए हैं लास्ट की 6 लाइन में, उसको रेजोल्यूशन या वोल्टा बोला जाता है। और जो पेट्रियार्कन सोनेट थे उनकी जो राइमिंग स्कीम थी वो थी ABBA CDE CDE। तो ये तो थी हमारे पेट्रियार्कन सोनेट, या फिर इटालियन सोनेट भी जिनको बोला जाता है। सो अब आगे हम चलते हैं। अब उसके बाद ये कहाँ आए, इंग्लैंड में आए। सो जो यार्ड थे, सर थॉमस यार्ड, वो जो है इनको कहाँ लेकर आए, इंग्लैंड में लेकर आए। किसको, पेट्रियार्कन सोनेट को, और जिसकी जो हमें पता है कि जिनकी जो राइमिंग स्कीम थी वो क्या थी, अब CDE यानी कि 8 लाइन और 8 लाइन प्लस 6 लाइन, ये उनका वो था। लेकिन जो अर्ल ऑफ सरे थे, अब जैसे वहाँ पे गियाकोमो डी लैंटिनी ने इन्वेंट किया लेकिन फेमस कर दिया पेट्रियार्क ने, इसी तरह थॉमस यार्ड जो थे उसको इंग्लैंड में लेकर आए, और जो अर्ल ऑफ सरे या हेनरी हावर्ड थे उन्होंने इसको क्या किया, इसके पेट्रियार्कन मॉडल को जो है चेंज कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें 3 क्वार्टेन और एक कपलेट इसके अंदर जोड़ दिया, यानी कि 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा प्लस लास्ट में एक कपलेट उसमें जोड़ दिया। तो उन्होंने इस फॉर्म को चेंज किया। तो गियाकोमो डी लैंटिनी ने इन्वेंट किया, पेट्रियार्क ने इटली में फेमस किया, फिर पेट्रियार्कन सोनेट को इंग्लैंड में लाने वाले यार्ड थे, जिसमें चेंजेस करके हेनरी हावर्ड यार्ड ऑफ सरे ने इसको इंग्लिश सोनेट का रूप दिया। लेकिन उसको फेमस किसने किया, शेक्सपियर ने किया, और जो फेमस करता है उसी के नाम पे जो है ये पड़ जाता है, तो उसे इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। सो फेमस करने वाले, इस इंग्लिश सोनेट को फेमस करने वाले कौन थे, शेक्सपियर थे। तो उन्होंने जो है इसको शेक्सपियरियन सोनेट दिया। तो इन्होंने जो है सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो बदल कर क्या कर दी, ABAB CD CD EF EF GG। सो ABAB पहला क्वाड्रेंट, फिर दूसरा क्वाड्रेंट CD CD, तीसरा है EF EF, और जो लास्ट में जो कपलेट है जो इसको समअप करता है वो है GG। तो पेट्रियार्कन सोनेट में 8+6 और इसमें 3×4+2, यानी कि 3 क्वार्टेन और एक कपलेट जोड़ दिया इसमें। उसके बाद जो सोनेट है वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए क्वीन एलिजाबेथ के रेन में,
कि काफ़ी सारे जो सोनेटर थे वो कौन कौन से थे। पहले तो सर फिलिप सिडनी जिन्होंने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में यूज़ किया, एडमंड स्पेंसर एमोरेटी में, विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखे 1609 में। उन्होंने जो है टोटल 154 सोनेट लिखे थे, जो पहले यूथ को और बाद में डार्क लेडी को समर्पित किए। बाद में जो शेक्सपियर थे, आफ्टर शेक्सपियर पोएट्री सोनेट फॉर न्यू पर्पस। अब पहले तो वो लव टाइम ब्यूटी वगैरह के लिए लिखे जाता, बाद में जो शेक्सपियर के बाद में जो पोएट आए उन्होंने भी अलग अलग तरह से जो है सोनेट लिखने स्टार्ट किए। जैसे जॉन मिल्टन है, उन्होंने पॉलिटिकल एंड मॉरल सोनेट लिखे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। विलियम वर्ड्सवर्थ रिफ्लेक्टिव एंड नेचर बेस्ड सोनेट, फॉर एग्जांपल लंदन 1802। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रोमांटिक सोनेट लिखे, सोनेट फ्रॉम पोर्टुगीज। मॉडर्न पोएट लाइक ईट एंड फ्रॉस्ट कंटिन्यू टू इनोवेट द फॉर्म। तो आज भी जो है इसको क्या किया जाता रहा, इसमें अलग अलग इन्वेंशन इसमें होते रहे। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो पेट्रियार्क, शेक्सपियर और स्पेंसेरियन में, तो पेट्रियार्कन जो थे वो इटली में उन्होंने फेमस किया। उसकी राइमिंग स्कीम क्या थी, अब्बा अब्बा सी डी, जिसमें पहले की 8 लाइन में प्रॉब्लम और लास्ट की 6 लाइन में रेजोल्यूशन दिया जाता था। शेक्सपियरियन जो थे इंग्लिश सोनेट थे, सबसे पहले उसमें 3 क्वार्टिन बनाए, ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में एक कपलेट जोड़ा जाता था जी। तो पहले डेवलपमेंट दिखाया, बाद में उसमें ट्विस्ट दिया। अच्छा, तीसरे थे स्पेंसर जिन्होंने इन्वेंट किया था स्पेंसेरियन स्टेंजा। उनका भी सेम ही था, ए बी, लेकिन उसमें क्या चेंज हुआ, ए बी सी सी डी ई। सो जो शेक्सपियरियन सोनेट थे उसमें कोई भी जो अलग अलग हमारे जो स्टेंजा थे वो एक दूसरे से मैच नहीं करते थे, लेकिन स्पेंसेरियन में क्या है, एक दूसरे से जो लाइन्स हैं वो आपस में मैच करते हैं। जैसे ए बी बी सी फिर सी डी ई इससे मैच होता है। इंटरलिंक राइम स्कीम जो है इसमें यूज़ की गई है। अब एग्जांपल दें हम इसमें, तो सबसे जो बढ़िया एग्जांपल है शेक्सपियर के सोनेट का कि इंग्लिश सोनेट जो यूज़ किया गया है वो सोनेट नंबर 18 है। ये इसका एक आइकॉनिक जो है सोनेट है, जिसमें इंग्लिश सोनेट का जो यूज़ किया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, जो है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। He explored the idea that the beloved's beauty is eternal because poetry preserved it beyond। तो इसमें बताया गया है कि जो उनकी बिलव्ड है, जिनके लिए उन्होंने सोनेट लिखा है, उसकी ब्यूटी जो है इसमें एटर्नल हो जाती है, हमेशा के लिए हो जाती है, क्योंकि पोइट्री जो है उसे हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लेती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसमें थीम है कि मॉर्टलिटी थ्रू आर्ट, की आर्ट की तरह है, हम जो है किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, मॉर्टल कर देते हैं। नेक्स्ट इज सोनेट नंबर 116, लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। डिफाइन ट्रू लव एज कॉन्स्टेंट एंड अनचेंजिंग, कि जो ट्रू लव है वो हमेशा एक जैसा रहता है और कभी उसमें बदलाव नहीं होता। इवन इन द फेस ऑफ टाइम और डेथ, चाहे हम मर जाएं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पोइट्री की वजह से वो हमेशा क्या रहता है, एक जैसा रहता है, कभी कोई बदलाव, कभी कोई धोखेबाजी कुछ नहीं होती। तो इसकी जो थीम है वो है द परमानेंस ऑफ स्पिरिचुअल लव। अब अगर हम इसकी शॉर्ट समरी में बात करें कि सबसे पहले सोनेट कहाँ स्टार्ट हुए थे, बिगिन हुए इटली में। गियाकोमो दी लैंटनी ने जो है इसको इन्वेंट किया, लेकिन इसे फेमस जो बनाया वो पेट्रियार्क ने बनाया, और फिर इसे इंग्लैंड में लाने वाले कौन थे, यार्ड थे। लेकिन जो सरे थे उन्होंने इसे किस में चेंज किया, इंग्लिश सोनेट में चेंज किया, लेकिन इसे जो परफेक्टली जिसने यूज़ किया वो थे शेक्सपियर, जिसे इसीलिए आज इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। इट रिमेन्स अ टाइमलेस पोएटिक फॉर्म, ये एक पोएटिक फॉर्म रहेगी जिसमें कंसाइज, म्यूजिकल एंड इमोशनल, जो है इमोशनली ये भरा हुआ रहता है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आई कैन सी, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव लाइफ टू दी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सोनेट नंबर 29। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द पोएट डेस्पेयर। सबसे पहले जो पोएट है वो क्या है, डेस्पेयर में है। सो व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन आइज, जब जो पोएट है वो क्या देखता है कि फॉर्च्यून यानी कि भाग्य और इंसान की आंखों में क्या देख रहा है, वो डिस्ग्रेस देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंड से जो है उन्होंने 2 वर्ड्स को जोड़ा है, डिस्ग्रेस से जोड़ दिया, एक फॉर्च्यून और एक मैन आइज। तो उसने मतलब बताया है कि जो डिस्ग्रेस है वो किस किस की में, शर्मिंदगी किस किस की में, देखिए फॉर्च्यून और मैन आइज। तो यहाँ पे उसने फॉर्च्यून और मैन आइज को किससे जोड़ा है, एंड से जोड़ा है। तो यहाँ पे जो हमें फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रही है वो है ज़िग्मा। तो जब हम एंड से 2 चीज़ों को जोड़ते हैं एक ही वर्ब के लिए, यानी डिस्ग्रेस एक वर्ब है उसके लिए हमने जोड़े, तो वो क्या बन गया हमारा, ज़िग्मा आ गया। सो व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन आइज, जब
फॉर्च्यून और मैन की आइज़ में क्या है, डिसग्रेस है। आई ऑल अलोन बिवीव माई आउटकास्ट स्टेट, तो मैं अकेले ही अपनी जो मेरी जो स्थिति है, जो स्टेट है, उस पर ज़ोर ज़ोर से रोता रहता हूँ। सो आई ऑल अलोन, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो हमें थीम देखने को मिल रही है वो एलिनेशन की थीम है, अकेलेपन की थीम है। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, तो यहाँ पर हेवन को क्या बताया गया, डेफ बताया गया है कि जो हेवन है वो भी क्या हो गया, बहरा हो गया है। किस पर, माई बूटलेस क्राइज, यानी मैं जो बेवजह रोए जा रहा हूँ अपने अकेलेपन की वजह से, जो है हेवन भी बहरा हो चुका है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, तब मैं अपने आप को देखता हूँ और खुद को क्या करता हूँ, कोसने लग जाता हूँ। तो अब हम अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है कि एस, तो यानी कि ए, फिर थर्ड लाइन से जो मैच कर रही है आइज़ और क्राइज, तो ए जो है फर्स्ट और थर्ड लाइन में ए और ए, और सेकंड एंड थर्ड लाइन में लास्ट में ई और ई। तो क्या राइमिंग स्कीम है, ए बी। सो पहले की जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। अब इसके बारे में बात करें तो जैसे कि हमने देखा है कि द पोएट बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग अ पीरियड ऑफ डीप सैडनेस एंड फेल पिटी, ये जो हमारी पोएम है वो एक डीप सैडनेस, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा दुखी है, खुद पर क्या कर रहा है, दया कर रहा है। ही फील्स इन डिसग्रेस, अपने आप को डिसग्रेस में कर रहा है कि उसकी जो फॉर्च्यून है, भाग्य में वो कैसा है, अनलकी है, और सोसाइटी भी उसे कैसी नज़रों से देख रही है, डिसग्रेस नज़रों से देख रही है। ही इज़ आइसोलेटेड एंड होपलेस, वो कैसा है, अकेला है, ना उम्मीद है, हेवन से प्रे कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि हेवन भी उसकी जो बात को नहीं सुन रहा है, और हेवन उसे लगता है कि शायद गॉड को उसकी जो रोना धोना है वो कैसा लग रहा है, फालतू का लग रहा है, बुटलेस क्राई। दिस एक्सप्रेस इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लोनलीनेस, ये हमें दिखाता है कि वो इमोशनली स्पिरिचुअली कैसा फील कर रहा है, खुद को अकेला फील कर रहा है। अ मोमेंट व्हेन ही फील्स रिजेक्टेड बाय बोथ द वर्ल्ड एंड डेस्टिनी, तो इस मोमेंट में वो जो है रिजेक्टेड महसूस कर रहा है, किससे, वर्ल्ड से और डेस्टिनी से, भाग्य से। सो हम इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंड है, एंड से फॉर्च्यून और मैन को जोड़ा गया है, किसके लिए, और डिसग्रेस जो है यहाँ पे फॉर्च्यून और मैन दोनों के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर ज़्यूग्मा है क्योंकि इसमें एंड से दो चीज़ों को जोड़ा गया है। इसमें जो थीम है वो हमारी एलिनेशन की है, अकेलेपन की है, और डेफ हेवन यहाँ पर बताया गया है यानी गॉड, और बुटलेस क्राइज मीन्स कि उसकी रोना धोना कैसा है, बेकार है, और वो खुद को कैसे देख रहा है, अपने ऊपर देखता है, दया करता है कि उसे लगता है कि उसके भाग्य को जैसे क्या लग गया है, श्राप लग गया। तो अब हमारा सेकंड स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर लाइक हिम विद फ्रेंड पॉजर, डिजायरिंग द मैंस आर्ट एंड दैट मैंस कॉप, विद दैट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटलेस। तो विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, तो वो कहता है कि दूसरे को देखता है, सोचता है कि मैं उसकी तरह, जैसे वो उसके पास इतनी सारी होप है, मैं उसकी तरह क्यों नहीं हो सकता, मुझे भी, मेरे अंदर भी इतनी सारी उम्मीद क्यों नहीं हो सकती। फीचर लाइक हिम विद फ्रेंड पर्सन, मैं उसकी तरह क्यों नहीं हो सकता जिसके पास इतने सारे दोस्त हैं। डिजायरिंग द मैंस आर्ट एंड दैट्स मैंस कॉप, और मैं उसकी तरह दूसरे इंसान की तरफ कर करके कहता है कि मैं इसकी तरह क्यों नहीं हो सकता जिसके पास इतनी आर्ट है, इतना स्कोप है, पर मेरे पास नहीं है। विद वॉट आई मोस्ट एन्जॉय कंटेंटलेस, तो एक समय में मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करता था, आज मुझे लगता है कि मेरे पास उसकी ही कमी है। तो पहले और दूसरे स्टैंडर्ड में क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि उसके पास क्या है, एलिनेशन की थीम दिखाई गई। तो पहले हम बताता है कि मैं उदास हूँ, कि मतलब भगवान ने भी जो है वो बहरे हो चुके हैं, मैं रो रहा हूँ लेकिन मेरी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरे में वो जो दूसरों को देखकर सोचता है कि मैं उनकी तरह क्यों नहीं हो सकता। तो हियर द पोएट एडमिट टू एनविंग अदर, तो यहाँ पर पोएट एडमिट करता है कि वो दूसरों से क्या कर रहा है, वो उसको जलन हो रही है, उनके टैलेंट से, उनके लुक से, उनकी सक्सेस से, उनकी फ्रेंडशिप से उसको जलन होती है। ही कंपेयर हिमसेल्फ टू पीपल, वो अपने आप को उन लोगों से जो है अपनी तुलना कर रहा है जो उसे ज़्यादा हैप्पियर, वेल्दियर और मोर गिफ्टेड उसे नज़र आ रहे हैं। एंड बिकम्स इवन मोर डिससेटिस्फाइड विद हिज ओन लाइफ, और वो अपनी लाइफ से जो है बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, डिससेटिस्फाइड हो चुका है उन्हें देख देख कर। द सेक्शन रिवेल ह्यूमन वनरेबिलिटी, द टेंडेंसी टू कंपेयर अवर सेल्फ विद अदर्स एंड फील इन्फीरियर। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो ह्यूमन है वो जब अपने आप को किसी और से, सामने वाले से जब खुद की तुलना करते हैं तो वो अपने आप को इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं। तो इसमें बताया कि जो हमारे पास होता है हम उससे खुश नहीं है, लेकिन जो दूसरे के पास है हम उससे खुद को कंपेयर करते हैं और अपने आप को क्या फील करते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं।
अब 9 से 12 लाइन में जो है टर्निंग पॉइंट आता है। Yet in these thought myself almost despising, happily I think on thee and then my state, like to the lark at break of day arising from sullen earth, sing him at heaven's gate. अब इस पॉइंट पे जो है जो टोन है वो चेंज हो जाती है। द पोएट रिमेंबर समवन ही लव्स डीपली। अब यहाँ पर आके जो पोएट है वो उससे याद करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मे बी उसका कोई फ्रेंड या बिलव। द थॉट ऑफ दिस पर्सन लिफ्ट हिज स्पिरिट। अब उस इंसान की जब दिमाग में उसके थॉट आता है तो उसकी जो स्पिरिट है यानी जो उसकी होपनेस है वो थोड़ी होप में चेंज होती है। वो जो डाउन फील कर रहा है उससे थोड़ा सा उठ जाता है। तो येट इन थॉट माई सेल्फ ऑल में डिस्पाइजिंग, वो अपने आप को सोचता है जिस समय वो खुद से घृणा करना होता है। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, फिर वो अपने बारे में सोचता है, अपनी स्टेट के बारे में सोचता है, अपने फ्रेंड को याद करता है और फिर अपनी स्टेट को वो देखता है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, यहाँ पे फिर वो अपनी जो तुलना है, एक बर्ड है लार्क, उससे करता है कि जो लार्क है जैसे ही दिन निकलता है, लाइक टू द लार्क एट डे दिन निकलता है, फ्रॉम सलन अर्थ सिंग हिम एट हेवन गेट। मतलब सलन अर्थ यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है कि सलन अर्थ का मीन्स होता है कि ये जो उदास धरती है तो दिन निकलते ही उस उदास धरती को छोड़ती है और उड़ती हुई आसमान में चली जाती है। और कहाँ पहुँच जाती है? हेवन गेट तक, यानी भगवान के द्वार तक वो पहुँच जाती है और वो वहाँ चली जाती है जहाँ पर उसकी वैल्यू थी। तो पहले और दूसरे स्टैंजा में जो है वो उसका डिस्पेयर दिखाया गया है, मतलब उसकी जो टोन दिखाई, निराशा दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो है एक उम्मीद जगती है, उसका जो थॉट है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है कि वो कहता है कि जो हमें कि जहाँ जिनके साथ हम रहते हैं कई बार वो लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, लेकिन हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारी वैल्यू हो। सो लाइन 13 and 14, For thy sweet love remember such wealth bring, then that has gone to change my state with king। तो ये लास्ट की 2 राइमिंग कपलेट है जो पूरे स्टैंजास, पूरे सोनेट को जो है क्या करता है, समअप करता है कि remembering the love he share gave him a sense of richness and happiness that he would not trade places even with a king। His emotional fulfillment outweighed all material loss, this ending affirmed that true wealth lies in love, not in fortune or fame। वो कहता है कि जो लव जो मुझे कहाँ से मिला है, अपने दोस्त से मिला है। अपने दोस्त के बारे में सोचता है कि जो उसके साथ रहने से मुझे मिला है वो मैं किसी राजा के साथ भी क्या है चेंज नहीं करूँगा। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि उसका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो होता है, मतलब वो जो निराश था यहाँ से वो थोड़ा अपने दोस्त और अपने बिलव्ड के बारे में सोचकर उसको क्या मिलता है, अपलिफ्टमेंट मिलता है, उसका थोड़ा जो इमोशन है वो ऊपर आता है। तो इसमें जो है ये एंडिंग, ये मतलब एंडिंग जो है ये अफर्म करती है कि ट्रू वेल्थ लाइज इन लव नॉट इन फॉर्चून फेम, कि जो असली दौलत है वो किस में है, प्यार में है, ना कि किसी फॉर्चून या फेम में। तो द स्पीकर बिगन इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड एंगर। तो जो स्पीकर है वो अपना जो सोनेट है वो सबसे पहले किस में, डिप्रेशन से स्टार्ट करता है, बाद में अपनी जेलसी दिखाता है, वो अनलकी फील करता है, अनवर्दी फील करता है। लेकिन जो उसका मूड है वो ट्रांसफॉर्म होता है जब वो किसके बारे में, अपने उस स्पेशल पर्सन के बारे में याद करता है। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर एक जॉय और ग्रेटिट्यूड उसके अंदर आ जाता है। द पोएम मूव फ्रॉम डिस्पेयर, तो सबसे पहले डिस्पेयर आता है, डिस्पेयर से फिर दूसरी स्टैंजा में वो एनवी दिखाता है, फिर लास्ट में क्या आ जाता है, जॉय आता है। तो तीनों स्टैंजा में दिखाया गया कि स्टार्टिंग में एलिनेशन की थीम है, अकेलेपन की थीम है, दूसरी में वो दूसरों को देख के जेलस करता है, तीसरे में अपने आप को लार्क से कंपेयर करता है, जॉय करता है, और लास्ट में जो है वो कंक्लूजन देता है किसमें, कपलेट में। तो इसकी जो थीम है क्या है, लव एज रिडेम्पशन, कि लव रेस्क्यू द पोएट फ्रॉम डिस्पेयर एंड गिव मीनिंग टू लाइफ, कि लव ने क्या किया, पोएट को बचाया किससे, डिस्पेयर से, और उसकी लाइफ को क्या दिया, एक मीनिंग दिया। सेल्फ वर्थ एंड कंटेंटमेंट, उसमें खुद की उसने वैल्यू दिखाई कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो कहाँ से आती है, अपनी इनर फीलिंग से आती है, ना ही किसी वेल्थ या स्टेटस से। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई इसमें कि द पावर ऑफ थॉट एंड लव टू चेंज वंस इमोशन स्टेट, कि जब हम सिर्फ प्यार के बारे में चेंज सोचते हैं तो हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसकी जो टोन है वो कैसी है, मेलंकली है, एनवियस है और होपलेस है। लेकिन जो इसकी एंडिंग है वो कैसी है, अपलिफ्टेड, थैंकफुल और जॉयफुल है। अब अगर इसमें सिमली और इमेजरी की बात करें जो यूज़ की गई है, तो लार्क एट ब्रेक ऑफ डे, इसमें लार्क बर्ड के बारे में जो है यूज़ किया गया। तो लार्क की जो सिम्बली है वो क्या है, अ सिंबल ऑफ रिन्यूअल, जॉय एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये एक रिन्यूअल, जॉय और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो एक सिंबल दिया गया है कि वो
काफ़ी उदास था, लेकिन जब वो उसके बारे में सोचता है तो उसे क्या होती है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। हेवंस गेट रिप्रेजेंट डिवाइन जॉय एंड पीस, मतलब वो रिलीजन की तरफ चला गया है। और तो हेवंस गेट का मतलब है कि उसे एक डिवाइन जॉय, एक शांति का एहसास होता है। किंग्स लास्ट में वो कहता है कि मैं अपनी जो ये खुशी है वो किसी किंग के साथ भी ट्रेड नहीं करूँगा, बदलूँगा। तो यहाँ पे किंग जो है वो सिंबलाइज करता है वर्ल्डली पावर ऑफ वेल्थ को, यानी कि किसी भी पावर या पैसे से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, लव इंपॉर्टेंट है। तो थिंग्स द पोएट अल्टीमेटली रिजेक्ट, तो ये लास्ट की वो चीज़ें हैं जिसे लास्ट में पोएट क्या कर देता है, रिजेक्ट करता है। तो सोनेट नंबर 29 कैप्चर वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस को दिखाया गया है कि जब हम लो और अनवर्दी फील करते हैं, देन बीइंग अनलिफ्टेड बाय लव, तो प्यार ही उस समय हमें क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। Shakespeare's genius lies in how simply yet powerfully convey the idea that emotional richness surpass material success। तो शेक्सपियर में यही बताना चाहता है कि जो इमोशनल रिचनेस होती है वो किससे ऊपर है, वो मटेरियल से जो है हमारा ऊपर है। For thy sweet love remembered such well bring then that's gone to change my state। तो लास्ट की 2 लाइन में उन्होंने यही बताया है कि वेल्थ से ज़्यादा लव जो है ऊपर है, और किसी भी कीमत पर मैं किसी से भी इसको क्या नहीं करूँगा, ट्रेड नहीं करूँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोनेट नंबर 138, व्हेन माय लव स्वेयर दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। तो अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा पन का यूज़ किया गया है कि व्हेन माय लव स्वेयर दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, कि जब जो मेरी लवर है जो वो कहती है कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रूथ, यानी कि वो सिर्फ सच से बनी हुई है। द स्पीकर लवर क्लेम टू बी फेथफुल एंड ऑनेस्ट, यहाँ पर जो स्पीकर की लवर है वो क्या क्लेम करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फेथफुल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, बट इन रियलिटी वो उसे क्या दे रही होती है, धोखा दे रही होती है। आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे क्या बोल रही है, झूठ बोल रही। सो जो लवर है यहाँ पर, जो स्पीकर की जो लवर है वो उससे एज में काफ़ी छोटी है और वो उसे धोखा दे रही होती है, लेकिन फिर भी उसके साथ है। और स्पीकर को ये बात पता होती है, लेकिन फिर भी वो उस पर मतलब झूठ को जो है नकारता है, पता होने के बावजूद भी ये नहीं दिखाता कि मुझे पता है, और उसकी बात पर यकीन करता रहता है, उसके साथ रहता है। तो दोनों जो है यहाँ पर खुश हैं एक दूसरे के साथ। सो आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज, मैं जानता हूँ, मैं इस पर फिर भी विश्वास करता हूँ जानते हुए कि वो झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, ही डज दिस शी विल थिंक इज यंग एंड नीव। मुझे लगता है कि मतलब ही डज दिस सो शी विल थिंक ही इज यंग एंड, वो ऐसा इसलिए करता है, वो जानता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो मुझे कम उम्र का समझकर जो समझती है कि मैं बहुत नेक हूँ, बहुत इनएक्सपीरियंस हूँ, शायद मुझे कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो स्पीकर है उसे मतलब ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मुझे बहुत यंग समझ रही है, जबकि वो उससे काफ़ी एज में बड़ा है, लेकिन उसे ही वो मुझे क्या समझ रही है, उम्र में कम समझ रही है। तो वो इस झूठ के साथ जो है बहुत ज़्यादा खुश है। अनलर्न इन द वर्ल्ड फॉर subtleties, he pretend to be inexperienced in the way of deceit। तो वो यहाँ पर क्या करता है कि जो मतलब वो ऐसे दिखा रहा है, ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो धोखा जो है जानबूझकर खा रहा है, क्योंकि उसे खुशी मिल रही है कि वो उसे क्या समझ रही है, यंग समझ रही है। thus vainly thinking that she thinks me young, और वो अपने आप में फूलिशली ये सोचता रहता है, खुद को ये सोच कर खुश होता है कि वो उसे जो है विश्वास कर रहे हैं कि वो काफ़ी यंग है, मतलब उसे धोखा दे रहे हैं। तो उसे लगता है कि क्योंकि मैं यंग हूँ तो इसलिए उसे लगता है कि वो मुझे धोखा दे सकती है, जबकि वैसा नहीं है। वो काफ़ी क्या है, एक्सपीरियंस बंदा है, उसे पता है, लेकिन उसे जो है लेकिन फिर भी इस चीज़ से खुशी मिल रही है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, कि इन ट्रूथ बोथ नो डैट इज़ ओल्डर एंड पास्ट इज़ प्राइम, कि लेकिन सच्चाई ये है कि वो दोनों ही जानते हैं कि वो ज़्यादा बूढ़ा जो है उस एज को पार कर चुका है, जब वो क्या था, उसके जो जवानी के दिन है उनको छोड़ चुका है, वो बूढ़ा है, वो जानता है। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉर स्पीकिंग टंग, लेकिन फिर भी ही चॉज टू बिलीव हर लाइज विदाउट, लेकिन फिर भी वो उसके झूठ को जो है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के विश्वास कर रहा है। मतलब वो जानता है कि वो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर जो है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता और उसकी बात पर विश्वास कर लेता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा सच बोल रही है। ऑन बोथ साइड दिस इज सिंपल ट्रूथ सरप्रेस्ड, कि बोथ हाइड द ट्रूथ, दोनों जो है सच को छुपा रहे हैं। शी अबाउट हर ऑनेस्टी, ही अबाउट हिज एज, वो अपनी सच्चाई के बारे में, ईमानदारी के बारे में छुपा रहे और वो अपनी एज के बारे में छुपा रहा है। बट वेयर फॉर सेज शी इज नॉट सी जस्ट अनजस्ट,
लेकिन ही वंडर, वो सोचता है वाई शी डजंट एडमिट शी इज़ अनफेथफुल, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वो ऐसे एडमिट क्यों नहीं कर लेती, मान क्यों नहीं लेती कि वो क्या है, अनफेथफुल है, भरोसे लायक नहीं है, वो झूठ बोल रही है। एंड वेयर फॉर से नॉट डेट आई एम ओल्ड, लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि वाई ही डज़ नॉट एडमिट हिज ओल्ड, कि वो भी क्यों नहीं मान लेता कि भाई मैं ओल्ड हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब उतना जवान नहीं हूँ जो मेरा टाइम था, मैं उतना यंग नहीं हूँ। और लव बेस्ट हैबिट इज एन सीमिंग ट्रस्ट, ही कंक्लूड्स, फिर वो क्या निर्णय पे आता है कि डेट लव वर्क बेस्ट, कि प्यार जो है वो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट काम करता है व्हेन बोथ पार्टनर प्रिटेंड टू ट्रस्ट ईच अदर, कि जब दोनों ही पार्टनर क्या प्रिटेंड करें कि वो दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों को पता है कि एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों क्या दिखा रहे हैं कि हाँ हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं, वो उसको यंग मान रही है और वो है जो उसको ऑनेस्ट मान रहा है। तो उसे लगता है कि अगर प्यार शायद ऐसे ही काम करता है कि जब हम एक दूसरे की ऊपर जो है ट्रस्ट करें। एंड एज इन लव, लव नॉट हैव ईयर्स टॉल, ओल्डर लवर प्रिफर नॉट टू टॉक अबाउट देयर एज, कि जो ओल्डर लवर्स होते हैं वो कभी भी अपनी एज के बारे में बात नहीं करना चाहते। देयर फॉर आई लाइव विद हर एंड शी विद मी, तो इसीलिए मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ और वो मुझसे झूठ बोल रही है, कि वो हम दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं, बोथ टेल लाइज, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऑल्सो फिजिकली लाई टुगेदर, एक दूसरे से भी जो है यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। एंड इन आवर फोल्ड बाय लाइज वी फ्लैटर बी, देयर म्यूचुअल लाइज कंफर्ट एंड फ्लैटर देम, कि इन दोनों ही जो हैं एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही अपने मन में जानते हैं कि हम एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी रिलेशनशिप को क्या किए जा रहे हैं, वो चलाए जा रहे हैं। तो ये थे दोनों सॉनेट। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।